हेलो एंड वेलकम टू कौटिल्य सिविल सर्विसेज। और आज हम बात करने वाले हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री आर एस शर्मा के चैप्टर 14 सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्य रूल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट कंट्रोल की। तो हम मौर्य रूल के सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं। तो सबसे मुख्य जो उनका सिग्निफिकेंस है वो है स्टेट को कंट्रोल कैसे किया जाता है। ये सबसे पहली बार मौर्यन एम्पायर में देखने को मिलता है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो कहता है कि जो राजा है उसका काम क्या, मुख्य कार्य है उसका धर्म को प्रोमलगेट करना। तो राजा को एक बहुत ही कहना चाहिए कि अपनी प्रजा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला राजा के रूप में दिखाया गया है। कौटिल्य ने जो एक इमेजिन किया था कि एक राजा कैसा होना चाहिए और उसी हिसाब से मौर्य साम्राज्य चला भी। और वहां पर राजा कोई उस तरीके का राजा नहीं था कि ऑटोक्रेटिक हो। और ऑटोक्रेटिक में भी ऑटोक्रेटिक ऑल दो पावर सारी राजा में ही निहित थी, लेकिन एक अय्याज किस्म की जो एक राजा की छवि बनती है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, वैसा मौर्य साम्राज्य में बिल्कुल नहीं था। और अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है राजा को धर्म प्रवर्तक, यानी वो राजा नहीं है, बेसिकली वो धर्म को आगे बढ़ाने वाला लीडर है। और जाहिर सी बात है जितना बड़ा एम्पायर होगा उतनी ज्यादा अधिकारियों की जरूरत है। तो इस तरीके के अधिकारियों को बोला जाता था तीर्थाज, यानी आप कह सकते हैं आज की ब्यूरोक्रेसी, है ना। आज की ब्यूरोक्रेसी को उस समय पर तीर्थ कहा जाता था, तीर्थ। और ज्यादातर जो अधिकारी थे उनको कैश में पे किया जाता था। तो ऑब्वियस सी बात है कैश में पे किया जाता था, यानी सिक्के प्रचुर मात्रा में थे उस समय पर, कॉइन्स खूब, और मिलते भी हैं अभी भी। जब उनका इन्वेस्टिगेशन होता है तो उस समय के बहुत अ, सिक्के मिलते हैं। और जो हाईएस्ट अब तक के किसी भी अंपायर में जो ऑफिसर्स थे वो मौर्यन एम्पायर में ही हमें दिखाई देते हैं। तो अलग अलग थोड़े अधिकारियों की और बात की जाए, ये तो ऑफिशियल्स की बात हुई। और भी महत्वपूर्ण लोग थे जैसे मंत्री, जो राजा के मंत्रिमंडल में होते थे, पुरोहित जो कि चीफ प्रीस्ट हुआ करते थे, और सेनापति यानी कमांडर इन चीफ, युवराज यानी जो राजा के बच्चे हैं वो युवराज। तो इनको 48,000 पण तक जो हाईएस्ट सैलरी थी, जैसे आज ग्रेड पे होते हैं, है ना, तो उस समय पर पण होते थे। तो हाईएस्ट जो तनख्वाह थी वो थी 48,000 पण। और पण मतलब एक सिल्वर का कॉइन होता है ना। पण उस समय पर सिल्वर के कॉइन को कहा जाता था। और ये तोला के 3/4 हिस्सा होता था, है ना। यानी तोला बड़ी माप है, तोला की छोटी माप है पण। तोला का 3/4 पण होता है। और सबसे छोटा जो ऑफिसर है, आप ऐसे समझिए जैसे सबसे छोटी यूनिट कौन है, अगर अधिकारी की बात करें, अगर सरकारी नौकर की बात करें तो लेखपाल, जिस तरीके एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो लेखपाल। और सबसे ऊपर कौन होता है, तो आप लगा सकते हैं कि चीफ सेक्रेटरी। तो इन दोनों की सैलरी में इतना अंतर था, ऐसा समझिए कि इनको मिलते थे 10 पण, तो इनको मिलते थे 48,000 पण। इतना अंतर था। तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे इकोनॉमिक गैप भी बढ़ता जा रहा है। और एक खास बात और थी मौर्यन सिस्टम की, एस्पियोनेज सिस्टम, जासूसी। जासूसी की सबसे पहली बार जो एक व्यवस्थित जासूसी, यानी राज्य द्वारा प्रायोजित जासूसी, वो यहाँ पर दिखाई देती है। इकोनॉमिक रेगुलेशन की बात करें तो बहुत जरूरी है, इतना बड़ा एम्पायर है, इकोनॉमी के बिना कैसे चलेगा। बड़ी बड़ी सेना है, बड़े अधिकारियों को सैलरी देनी है 48,000 पण तक, तो कैसे दी जाएगी, इकोनॉमी जरूरी है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहता है कि हमारे पास 27 अध्यक्ष थे। अध्यक्ष का काम क्या था, अध्यक्ष का काम था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है स्टेट की उनको रेगुलेट करना। मेगास्थनीज क्या कहता है, मेगास्थनीज कहता है कि जिस तरीके से इजिप्ट में जमीन को मेजर किया जाता था, उसी तरीके से मौर्य साम्राज्य में भी जमीन को मेजर किया जाता था। यहाँ तक कि जो कैनाल है, कैनाल को नहर की माप ली जाती थी, है ना। और किसानों के लिए इरिगेशन व्यवस्थित रूप से थी। तभी तो व्यवस्थित हो पाएगी, अगर कैनाल ही ढंग से काम नहीं करेंगी तो कैसे राज्य के दूर सुदूर तक कैसे सिंचाई पहुंचेगी। और जो अर्थशास्त्र है वो क्या कहता है कि इस समय का जो सबसे बड़ा सोशल डेवलपमेंट था वो ये था कि स्लेव्स को एग्रीकल्चर में लगा दिया गया। हमने जब वैदिक काल को पढ़ा तो हमने देखा जो स्लेव्स थे वो केवल घरेलू काम आते थे,
यानी घर के जो काम है, झाड़ू पोंछा बर्तन, इस तरीके के काम खेतों में उनको नहीं लगाया जाता था। लेकिन इस समय पर जो कौटिल्य ने एक सिद्धांत दिया था कि जितने भी नए राज्य जीते जाएं, वहां से जितनी जनता आए, जिनको स्लेव बनाया जाए, उन सबको काम में लगाओ एग्रीकल्चर के। तो जितना भी वन की भूमि है उसकी कटाई छटाई करके उसको किस लायक बनाओ, खेती के लायक बनाओ, है ना। तो स्लेव उसी में लगाए जाएंगे। तो जो कलिंग में अशोक का बताते हैं कि वहां से 1.5 लाख स्लेव अशोक को मिले। उन 1.5 लाख को उसने किस काम में लगाया कि जो भी वन का क्षेत्र था उनकी कटाई छटाई करके एग्रीकल्चर लायक बनाना। तो ये सिद्धांत दिया था कौटिल्य ने, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में, जो कि अशोक के समय तक ये चलता रहा, यही सिद्धांत। और ये सबसे बड़ा सोशल चेंज था इस समय पर। लेकिन इतने के बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो है स्लेव सोसाइटी थी, नहीं। जबकि अगर हम रोम की बात करें तो यानी ग्रीक का जो एम्पायर था वो एक स्लेव सोसाइटी थी। लेकिन मेगास्थनीज क्या कहता है कि मैंने एक भी स्लेव को भारत में नहीं देखा। तो ये थोड़ा अंतर है। तो स्लेव सोसाइटी नहीं कहा जा सकता। और शूद्रों के बारे में एक बात कही गई कि ये तीनों जो हायर वर्ण हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की एक कलेक्टिव प्रॉपर्टी है। यानी इन शूद्र जो लोग थे उनका मुख्य काम था कि इन तीनों हायर वर्ण का ध्यान रखना, है ना। यानी कह सकते हैं कि इनको सर्विस प्रोवाइड करना। इसके अलावा जो पाटलिपुत्र था, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसकी जो पोजीशन थी बहुत ही स्ट्रेटेजिक थी। ये नदी से घिरा हुआ था, है ना। और इसको जल दुर्ग भी कहा गया, है ना। और इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा था पाटलिपुत्र में। और जो रॉयल एजेंट थे, जो राजा और राजा के कर्मचारी थे, वो चारों दिशाओं में कहीं भी पानी में होते हुए कहीं भी जा सकते थे। टैक्सेशन सिस्टम बहुत शानदार था। और ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई थी? असेसमेंट को। स्टोरेज को उतनी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। आप ऐसे समझिए कि हम उदाहरण के तौर पर लें कि टैक्स कितना कलेक्ट करना है, इस बात पर ज्यादा ध्यान था कि कोई ऐसा व्यक्ति ना रह जाए कि जिससे हम टैक्स ना ले पाए, यानी कोई टैक्स की चोरी ना कर पाए। इस बात पे ज्यादा ध्यान था कि कितनों से टैक्स लेना है, कितना लेना है। इस पर कम ध्यान था कि टैक्स कलेक्ट हुआ है या नहीं, है ना। आप समझ रहे हैं कि दो अलग अलग काम है। टैक्स का असेसमेंट, किन किन लोगों से टैक्स लेना है, ये एक अलग काम है। और टैक्स लेना वो अलग काम है। तो जो असेस करता था उसका, उस ऑफिसर का नाम था समहर्ता, है ना। और जो वास्तव में लेता था टैक्स, वो था सन्निधाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम था समहर्ता का, कि अगर समहर्ता से गलती हो रही है, वो पता ही नहीं लगा पा रहा कि किससे टैक्स लेना है, तो सन्निधाता लेगा कैसे। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन था? समहर्ता। समहर्ता का काम था असेस करना, टैक्स को लेता नहीं था। लेता कौन था? सन्निधाता। और टैक्स केवल कैश में नहीं, काइंड में भी लिए जाते थे, है ना। यानी अगर किसी से अनाज लेना है तो अनाज भी लिया जाता था किसानों से। और फिर उस अनाज को, सपोज कोई फेमाइन किसी क्षेत्र में आ गई, तो उस अनाज को बांट दिया जाता था लोगों में, है ना। इस तरीके से काइंड में भी टैक्स लिया जाता था। और कैश में तो मेजरली लिया ही जाता था। पंचमार्क कॉइन्स उस समय चल रहे थे, पंचमार्क सिल्वर कॉइन। तो जो मौर्य एम्पायर का जो ऑफिशियल करेंसी थी, उस पर क्या क्या बना हुआ था? एक मोर बना हुआ था, एक पहाड़ी बनी हुई थी, एक क्रिसेंट यानी एक चंद्र, अर्धचंद्राकार एक आकृति बनी हुई थी। और करेंसी की वजह से ट्रेड भी बड़ा अच्छे से हो पाता था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने स्टोन मैसोनरी पे बहुत काम किया, है ना। पत्थर की कलाकृतियां बहुत बनी। और एक 80 पिलर वाला एक बिल्डिंग है, या कह सकते हैं कि स्टोन है, उसके फ्रेगमेंट कुछ मिले हैं। कहाँ पर? कुमराहर। कुमराहर कहाँ है? पटना के पास है। और मेगास्थनीज क्या कहता है कि जो इस आकृति की जो भव्यता थी वो कुछ ऐसी थी, या कह सकते हैं कि पूरे पाटलिपुत्र की जो भव्यता थी वो थी ईरान की कैपिटल के जैसी, है ना। और
नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इसके बारे में बात कर ही चुके हैं कि ये पूरे साम्राज्य में फैला हुआ था, पूरे एम्पायर में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो इनकी पॉटरी थी वो पूरे इलाके में फैली हुई थी। और केव्स की बात करें, ये केव्स बनाना भी सीख गए थे ना, केव्स की कटाई छटाई करना, तो 12-12 केव्स करके है गया में, और ये उस समय पर बनाई गई। मटेरियल कल्चर की बात करें तो वेल ऑर्गेनाइज्ड मशीनरी थी, है ना। बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाने लगा था, रिंग वेल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा था। और अशोक ने जो ट्राइबल लोग थे उनके साथ भी एक कॉन्टेक्ट बनाया। इसको कहा जाता है पॉलिसी ऑफ एक्कल्ट्रेशन। तो इसका मतलब है कि जो मेनलैंड एम्पायर में काम चल रहा था वो ट्राइबल लोगों तक भी पहुंच रहा था, और दूर दराज तक ये साम्राज्य फैला। इसका पता लगता है इंस्क्रिप्शन से। बांग्लादेश में एक महास्थाना इंस्क्रिप्शन है, वो अशोक का मिलता है, और इन्होंने स्टील मेकिंग पे बहुत काम किया। कहते हैं कि स्टील मेकिंग यहीं से शुरुआत हुई है, मॉडर्न एम्पायर से ही, और जिसकी वजह से जो उड़ीसा के अंदर अशोक के जाने के बाद, अशोक के संन्यास लेने के बाद चेट्टी किंगडम उभर के आया। कहते हैं कि स्टील की वजह से ही ये चेट्टी किंगडम अपने आप को मजबूत बना पाया। और बाकी भी अलग अलग एम्पायर फ्लरिश हुए, जैसा कि डेक्कन में देखा जाए तो सातवाहन, ये भी फ्लरिश हुए थे अशोक के संन्यास लेने के बाद, ये राजनीति से संन्यास लेने के बाद। और सातवाहन के समय पर ही बुद्धिज्म उतना ही फला फूला जितना कि अशोक के समय पर। अब मेन कारण है, मेन देखते हैं हम कि कारण क्या थे इसके फॉल के, ये एम्पायर फॉल कैसे हुआ। सबसे पहला फाइनेंशियल क्राइसिस। आर्मी बहुत बड़ी थी, खर्चा होता था, ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ा बड़ा पेमेंट होता था, और बुद्धिस्ट जो संत थे उनको इतना ज्यादा ग्रांट दी जाती थी कि कई बार ये नौबत आ चुकी थी कि भगवान की जो मूर्तियां हैं उनको पिघलाकर इन बुद्धिस्ट मॉन्क्स को ग्रांट दी जाती थी, है ना। अगर सोने की सिल्वर की मूर्ति है तो सिल्वर को पिघलाया, फिर सिल्वर दिया बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, इस तरीके से, या फिर उसको बेचकर जो पैसा आया वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स को दिया। तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस का कारण था। नेक्स्ट क्या था, जो इनके अधिकारी थे वो बहुत ऑप्रेसिव किस्म के थे, है ना, बहुत मजबूत थे, इसीलिए ऑप्रेस भी करते थे। तो कई बार शिकायतें भी होती थी। बिंदुसार के समय पर, यानी कि जो इनके दूसरे शासक थे, उनके समय पर एक दुष्ट मात्य करके एक टर्म फेमस हुआ, यानी कि वो अमात्य जो कि दुष्ट किस्म के हैं, जो ऑपरेसिव हैं, तो इनकी शिकायत होती थी। लेकिन अशोक के आने के बाद वो शिकायत थोड़ी कम हुई, लेकिन पूरी तरीके से वो भी लगाम नहीं लगा पाए। और अशोक ने इसीलिए कलिंग एडिक्ट में कुछ इसका वर्णन भी किया है। कलिंग में जो इनका इंस्क्रिप्शन है वहां पे लिखा हुआ है कि अधिकारियों का रोटेशन शुरू कर दिया था, इसीलिए इन्होंने, कि कोई बहुत ज्यादा ऑपरेसिव ना हो पाए। तो कहाँ कहाँ शुरू हुआ था, तोशाली, कलिंग और उज्जैन में अधिकारी रोटेट होते थे। खुद अशोक को 256 दिन के लिए पिलग्रिमेज पर जब ये गए थे, तो इसका एक मेन कारण ये भी था कि अधिकारियों पर लगाम लगा पाए। लेकिन इनके रिटायरमेंट के बाद कुछ फल नहीं निकला, और जो तक्षशिला था, पहला एक तक्षशिला पहला किंगडम निकला जिसने कि मौर्यन एम्पायर को थ्रो आउट कर दिया। फाइनली एक और कारण था कि जो मिडिल गैंगेटिक बेसिन था वो अपने आप में एक समृद्ध था, क्योंकि इनके पास आयरन ओर्स थे, है ना, और इनके पास नदियां थी। लेकिन इस सब का धीरे 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 जो चलन था वो सब जगह पहुंच गया, आयरन पूरे एम्पायर में फैल गया, तो इनका जो एक्स्ट्रा एडवांटेज था वो खत्म हो गया। इसीलिए अब क्षेत्रीय लोग भी सर उठाने लगे, या कह सकते हैं कि वो भी मजबूत होने लगे। तो इसीलिए सेंट्रल इंडिया में शुंग और कन्व मजबूत हुए, उड़ीसा में चेट्टी मजबूत हुए, और डेक्कन में सातवाहन, क्योंकि इन पर भी वो टेक्नोलॉजी आ चुकी थी जो कि मिडिल गैंगेटिक बेसिन के पास थी। नेक्स्ट क्या था, अशोक ने नॉर्थ वेस्ट एम्पायर को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किया। वो अपने रिलीजियस एक्टिविटी में लगा रहा, और इसका फायदा ग्रीक्स ने उठाया, और इन्होंने अफगानिस्तान के इलाके में बैक्ट्रिया नाम का किंगडम बनाया। और सिथियंस जो थे वो आक्रमण कर रहे थे लगातार भारत पर, और
चीन पे। तो चीन का जो रूलर था उसका नाम था शिंग हुआंग ताई, शिंग हुआंग ताई। इसने तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दी 220 बीसी में, जिससे कि सिथियंस मेरे देश में ना आ पाए, लेकिन अशोक ने पूरी तरीके से निग्लेक्ट किया। तो सिथियंस ने पार्थियंस, शक और ग्रीक्स, इनको फोर्स किया कि आप भी इंडिया की तरफ मूव करो। तो सबसे पहले ग्रीकों ने मूव किया और ग्रीक्स ने भारत पर 206 बीसी पे पहली बार आक्रमण किया। हालांकि सिथियंस खुद बाद में आए, लेकिन ग्रीक्स को इन्होंने मजबूर किया कि तुम भारत की तरफ आक्रमण करो। और फिर ये लगातार आक्रमण होते रहे जब तक कि क्रिश्चियन एरा स्टार्ट ना हो गया हो। उसके बाद भी हालांकि आक्रमण हुए, लेकिन इस बीच में तो लगातार हुए। फिर कुछ कारण बना कि ब्राह्मणिकल रिएक्शन, क्योंकि जो अशोक की पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल जो ट्रेडिशन थी उसके खिलाफ जा रही थी। और जो कहना चाहिए कि जो सेक्रीफाइसेस, यानी कि आप कह सकते हैं कि दान दक्षिणा थी जो ब्राह्मण्स को मिला करती थी, वो मिलनी लगभग बंद हो चुकी थी। और इसीलिए इनका भी कुछ रिएक्शन हुआ, और उसी लिए जो इन अशोक के जाने के बाद जो डायनेस्टी बनी, शुंग, कण्व और सातवाहन, ये सब वैदिक सेक्रीफाइस में यकीन रखती थी और अशोक की पॉलिसी के बिल्कुल उलट थी। और ये खुद को तीनों जो इनके शासक थे, शुंग, कण्व और सातवाहन, वो खुद को ब्राह्मण्स घोषित करते थे, है ना। और दे ऑल्सो परसिक्यूटेड द बुद्धिस्ट, ये भी ऐसा देखने को मिलता है। तो ये था पूरा चैप्टर नंबर 14। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।